हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु धानी के बारे में। गुरु बीजाणु धानी को पढ़ेंगे, मतलब मेगा स्पोरेंजियम पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही गुरु बीजाणु धानी पढ़ने के बाद गुरु बीजाणु जनन भी पढ़ेंगे और बीजांड की संरचना भी पढ़ेंगे। बीजांड की संरचना पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। ये तीनों ही टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं गुरु बीजाणु धानी क्या है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड करते हैं ना। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था कि एक पुष्प में पुष्प का जो नर भाग होता है, ये नर भाग है पुष्प का, उस नर भाग को कह देते हैं अपन क्या, पुंकेसर। और पुंकेसर का ऊपरी भाग को कहते हैं एंथर, और नीचे है इसका फिलामेंट। जो एंथर है उसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, लघु बीजाणु धानी की संरचना। एक एंथर में 4 लघु बीजाणु धानी होती है, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम पुष्प का स्त्री भाग पढ़ेंगे। पुष्प का स्त्री भाग क्या होता है? पुष्प का स्त्री भाग होता है जयांग या गाइनोशियम। ठीक, ये पुष्प का स्त्री भाग होता है जयांग, या कह दो क्या, गाइनोशियम। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग को कह देते हैं क्या, वर्तिका या स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी सा भाग होता है, चिपचिपा सा भाग है समझो, तो चिपचिपे से याद रखोगे स्टिग्मा। इसकी जो गर्दन है इसको बोल दोगे स्टाइल या वर्तिकाग्र। और जो नीचे वाला भाग है ये है इसकी ओवरी या क्या, अंडाशय। ये है पुष्प का स्त्री भाग। इस पुष्प के स्त्री भाग में ही उपस्थित होती है गुरु बीजाणु धानी। बीजांड, गुरु बीजाणु धानी और बीजांड दोनों ही इस जयांग के अंदर ही स्थित होते हैं। गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर। ठीक बात। तो देखें कि इसके अंदर कैसे बीजांड होता है। इस वाले भाग में अपरा उपस्थित होती है, ये हो गई क्या, अपरा। अपरा या बोल दो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से लगा हुआ होता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के ऊपर ये, इसे बोल दो क्या, गुरु बीजाणु धानी, या बोल देंगे मेगा स्पोरेंजियम। ये जो है इसे ही अपन ओव्यूल भी कह देते हैं या बीजांड। ये क्या है, बीजांड है। और बीजांड के अंदर ही उपस्थित होती है गुरु बीजाणु धानी। ये है गुरु बीजाणु धानी, है ना। और गुरु बीजाणु धानी के अंदर
गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी। ठीक, तो ये स्थिति तो आपको समझ आ गई होगी कि जो स्त्री भाग है उस भाग में होती है गुरु बीजाणुधानी, और अपन ने लघु बीजाणुधानी तो पढ़ ही लिए थे कि मेल पार्ट में होती है, वो एंथर में होती है। एक एंथर में 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो चलिए अब हम गुरु बीजाणुधानी और बीजांड के बारे में पढ़ते हैं। हम देखें एक बीजांड की संरचना, तो संरचना में हमने आपको क्या बताया कि सबसे नीचे होती है अपरा, ये हो जाएगी अपरा। अपरा से एक डंठल नुमा संरचना निकलती है। इस संरचना को क्या बोले हमने, या तो बोल सकते हैं ब्रंथ, या बोल दो क्या फ्यूनिकल। ये जो ब्रंथ है वो जुड़ी होती है लघु बीजाणुधानी के साथ, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ होता है न्यूसेलस। इधर लिखते हैं थोड़ा, न्यूसेलस, या न्यूसेलस को हम बोल देते हैं बीजांडकाय। अब देखो बच्चे, जो ये तो हो गई अपनी प्लेसेंटा या अपरा कह दो, और प्लेसेंटा से फ्यूनिकल ने बीजांड को जोड़ के रखा है ना, और किस भाग से जोड़ता है तो इसे बोल देते हैं हाइलम। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है न्यूसेलस या बीजांडकाय, और इस न्यूसेलस को चारों ओर से एक संरचना ने घेर के रखा है। ये एक लेयर है इसके चारों तरफ, जिस लेयर ने इसे घेर के रखा है इसे कह देते हैं अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कह दो। ठीक बात। अब देखिए न्यूसेलस को चारों तरफ से घेर के रखा है अध्यावरण इंटेग्यूमेंट ने, लेकिन कुछ जगह से इसने घेर के नहीं रखा है, और जिस जगह में इंटेग्यूमेंट अनुपस्थित है उसे बोल दोगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार भी कह सकते हैं, बीजांड द्वार। अब प्यारे बच्चों, बीजांड द्वार है, जहां भी बीजांड द्वार हो, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट उपस्थित होता है क्या, चलाजा उपस्थित होता है। अब देखिए क्या बताया हमने, और ये पूरी की पूरी संरचना किसके अंदर है आप जानते हैं, ऐसा बनाया जाए तो, है ना, किसके अंदर है ये सब, जयांग के अंदर है। देखो ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा फ्यूनिकल, प्लेसेंटा की फ्यूनिकल को, प्लेसेंटा से निकला हुआ होता है क्या फ्यूनिकल, जो हाइलम द्वारा बीजांड से जुड़ा हुआ है, या बोल दो कि गुरु बीजाणुधानी से जुड़ा हुआ है। गुरु बीजाणुधानी के अंदर न्यूसेलस उपस्थित होता है, न्यूसेलस को चारों ओर से
अध्यावरण इंटेग्यूमेंट ने घेर के रखा। जिस भाग में अध्यावरण नहीं पाया जाता या न्यूसेलस को नहीं घेरता उसे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कह देते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट या बिल्कुल सामने क्या उपस्थित होता है, चलाजा। अब देखो इसी में हम आपको एक और डायग्राम बना के बताएं, जैसे यहां बना देते हैं ना, ये है प्लेसेंटा, ये है फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेग्यूमेंट। है ना। तो देखो कि यहां पर इस वाले भाग को तुम क्या कह दोगे, माइक्रोपाइल, और यहां हाइलम है और माइक्रोपाइल के बिल्कुल सामने यहां होगा चलाजा। तो आपको याद ये रखना है कि ये जितनी भी संरचनाएं हैं वो तो सेम इसमें है, लेकिन देखो जो माइक्रोपाइल है वो हमेशा जहां माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार होता है, इसको जस्ट सामने की लोकेशन में, सामने जस्ट चलाजा होता है। यहां भी माइक्रोपाइल है, इसके जस्ट सामने चलाजा होता है। यही बस कंफ्यूजन होता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, है ना। आ गया ये समझ में। अब देखो ये जो न्यूसेलस की सेल है, यहीं पर कौन सी प्रक्रिया होगी, गुरु बीजाणु जनन की। इसके अंदर गुरु बीजाणु धानी के अंदर ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है, तो ये है बीजांड की संरचना, आवृत बीजी बीजांड की संरचना। ठीक, अब हम समझते हैं, हमने समझ चुके हैं गुरु बीजाणु धानी, बीजांड, और अब हम समझेंगे गुरु बीजाणु जनन, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों अब समझते हैं हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। इंटेग्यूमेंट, फ्यूनिकल, ये प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, इंटेग्यूमेंट, हाइलम। ठीक, अब देखो जो इंटेग्यूमेंट है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, क्या बताया हमने आपको, इंटेग्यूमेंट के अंदर भरा होता है न्यूसेलस। और जिस भाग में न्यूसेलस को इंटेग्यूमेंट आवृत नहीं करता, घेर के नहीं रखता, जिस भाग में न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट से घिरा नहीं होता उस भाग को क्या कह देते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कह दो। अब देखिए जो न्यूसेलस है उसमें थोड़ी स्पेशल प्रकार की कुछ सेल्स है। ये सेल, जैसे ये एक सेल है, ये कुछ ऐसी सेल है जो आगे चलकर बीजाणु बनाने का कार्य करेगी, गुरु बीजाणु बनाने का। तो इस सेल को अपन ने बोल दिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोल दोगे इस सेल को, इसे बोल दोगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब MMC है ना,
मेगास्पोर मदर सेल कह देंगे। अब होता क्या है कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें म्यूसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इस एक सेल से, जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इस एक सेल से 4 सेल बन जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसी डायग्राम में समझा रहे हैं। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें म्यूसिस हुआ, तो म्यूसिस से इस एक सेल से कितनी बन गई? 4 सेल। मतलब पहले थी सिर्फ एक सेल, उसमें विभाजन किया और 4 सेल बन गए। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ही कितनी सेल का निर्माण हो गया? 4 सेल का। अब इन चारों सेल का नाम चेंज कर दें अपन। ये चारों सेल का निर्माण हो गया, इन सेल्स को बोल देंगे मेगास्पोर। अब देखो, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये थी 2n। इस 2n में क्या हुआ? माइटोसिस। अब तुम समझ गए ना, इसको हमने आपको अंदर बना के बताई थी, इसके अंदर थी ये सेल। इसमें हुआ माइटोसिस नहीं भाई, मियोसिस। इसमें हुआ मियोसिस। मियोसिस से 4 सेल बन गई, ये थी 2n सेल। 2n सेल से अब ये कैसी बनेंगी? n, मतलब द्विगुणित से कैसी बन गई? अगुणित 4 कोशिका का निर्माण हो गया। ये चारों अगुणित कोशिकाओं को अपन बोल देंगे फोर। क्या बन गई है? मेगा स्पोर। 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। अब देखो, मेगा स्पोर तो बन गए, लेकिन ये चारों मेगा स्पोर युग्मक का निर्माण नहीं करेंगे। ये चारों ही स्पोर्स युग्मकोद्भिद नहीं बनाते, बल्कि इनमें से 3 कैसे हो जाएंगे? नष्ट, डिजनरेट हो जाएंगे 3 मेगा स्पोर। और जो 1 मेगा स्पोर है, 1 मेगा स्पोर किसका निर्माण करेगा? युग्मकोद्भिद का, या बोल दो युग्मक का निर्माण करेगा। मेगा स्पोरोसाइट का निर्माण करेगा। ये एक को कह देते हैं मेगा स्पोरोसाइट। आया समझ? तो 3 इनमें डिजनरेट हो जाएंगे और इनमें से कोई एक युग्मक का निर्माण करेगा। आगे चल के इनमें से कोई एक ही निर्माण करेगा, किसका? युग्मक का। लिख देते हैं, युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी डायग्राम में समझाएंगे हम आगे की प्रोसेस। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने बोले कि एक जो मेगा स्पोर सेल है, 4 मेगा स्पोर सेल बननी, उनमें 3 डिजनरेट हो गई, एक अकेली बची। ये 1 मेगा स्पोर सेल निर्माण करेगी युग्मक का। तो ये 1 मेगा स्पोर सेल बची, यही निर्माण करेगी किसका? युग्मक का। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है क्या? वृद्धि होना। तो ये अपने साइज को बढ़ा लेगी, सबसे पहले अपने साइज को क्या कर लेगी? ये बढ़ा लेगी, और साइज को बढ़ा के ये हो गई है
कुछ ऐसे। ठीक, अब इसके अंदर है एक एन केंद्रक, अगुणित केंद्रक। अब देखो, अब इसमें विभाजन करना स्टार्ट होगा। तो पहले हुआ था मेयोसिस, मेयोसिस से क्या बन गई थी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 मेगास्पोर्स में बदल गई थी, अगुणित मेगास्पोर्स में। उनमें से 3 डिजेनरेट हो गए, एक मेगास्पोर युग्मक का निर्माण करने में लग गया। उसने अपनी आकार को बढ़ाया, आकार को बढ़ाने के बाद इसमें विभाजन स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो विभाजन है थोड़ा अलग प्रकार का होगा। अलग प्रकार का ऐसा कि यहां कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। क्या होगी यहां? कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक का विभाजन होना, और साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका द्रव का विभाजन होना। तो यहां सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा। तो एक केंद्रक है, एक केंद्रक से पहले 2 केंद्रक बनेंगे, 2। अब देखो यहां हो रहा है विभाजन समसूत्री। समसूत्री में क्या होता है कि n सेल है, n केंद्रक है, तो इससे n ही बनेंगे। ये कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो 1 से 2 बने, फिर 2 से कितने बन जाएंगे? ये 4 है ना, n, फिर 4 से कितने बन जाते हैं? 8। तो देखो टोटल 3 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ यहाँ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन गए। ठीक, तो 8 केंद्रक का निर्माण हो गया। अब ये जो केंद्रक है वो कुछ नीचे की तरफ आने लगेंगे, कुछ ऊपर की तरफ, मतलब कुछ माइक्रोपाइल भाग में चले गए और कुछ आ जाएंगे चैलेजा भाग में। और कुछ केंद्रक बीच में रह जाएंगे। तो देखिए ये टोटल कितने हैं? टोटल हैं ये 8। चाहे तो इसे बना सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को मिटा के बताते हैं। देखो टोटल 8 केंद्रक थे, 8 में से 3 केंद्रक ऊपर की तरफ आ गए, 3 केंद्रक नीचे की तरफ आ गए, और 2 केंद्रक बीच में बैठ गए, कुछ इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे। अब ये जो संरचना होगी, ये संरचना होगी किसकी? एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश की संरचना। ये जो बीच में है ये वाला है ना, यही होगा अपना युग्मक, एग। तो इस पूरी संरचना को अपन अलग से समझें क्या? इसी में समझा देते हैं। अब देखो जो माइक्रोपाइल भाग में है, जो माइक्रोपाइल भाग में है 2 सेल ऊपर की तरफ ये दिख रही है, इनको बोल देते हैं सिनर्जिट्स या सहायक कोशिकाएं, है ना। क्या बोल दोगे इनको? सिनर्जिट्स कह दोगे या सहायक कोशिकाएं। ये हो गया एग या अंडाणु, और नीचे वाली जो सेल है उन सेल को कह देते हैं क्या?
इन सेल को कह देते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स सेल्स, ये एंटीपोडल्स होते हैं। हिंदी में पढ़े तो इसको बोल दोगे सहायक कोशिका, एंटीपोडल को प्रतिध्रुवीय कोशिका, प्रतिध्रुव कोशिका, एग क्या है, एग ही है अंडाणु, या इसको बोल दो फीमेल गैमेट है। अब देखो इनके अलावा बीच में भी दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, इनको बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहां लिखते हैं ना, इसको मिटा के, इसे क्या बोल दोगे, इन्हें बोल दोगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। अब ध्यान से देखो, जो सिनर्जिड्स हैं उनमें कुछ उंगली नुमा संरचनाएं बनी होती हैं, ये जो बनी, इन उंगली नुमा संरचनाओं को बोल देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुमय कोशिकाएं या तंतुमय समुच्चय। ये जो उंगली नुमा प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं, उंगली जैसी संरचना, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुमय समुच्चय। तो क्या बोल दोगे इसको, तंतुमय समुच्चय। इनका कार्य होता है, जब अंदर आए, यहां से अंदर आएगी क्या पराग नलिका, तो पराग नलिका को रास्ता देने का कार्य इनका होता है, तंतुमय समुच्चय का, और एग के साथ वो निषेचन करेंगे। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बहुत आता है, वो क्वेश्चन ये है कि एक एम्ब्रियो सेक में कितने केंद्रक होते हैं, कितने केंद्रक होते हैं और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं ना, एक केंद्रक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो टोटल कितने केंद्रक हैं, 8 केंद्रक। कोशिकाएं कितनी हैं, एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, पांचवी कोशिका, छठवीं कोशिका, 6, क्योंकि इनके चारों ओर क्या है, कोशिका झिल्ली उपस्थित है। झिल्ली से अपन समझते हैं कि हाँ इतनी कोशिका हो गई है ना, तो यह है 6 कोशिका। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो इन 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, इनकी तो खुद की कोई झिल्ली नहीं है, लेकिन इनके चारों ओर भी झिल्ली का आवरण है। देखो ये वाली सेल, ये झिल्ली का आवरण, और ये जो है एंटीपोडल्स, इनकी झिल्ली ने भी, इनके लिए ये झिल्ली का ही कार्य करेगी, है ना, और इनकी झिल्ली भी पोलर न्यूक्लियाई के लिए झिल्ली का ही कार्य करेगी। तो ये बीच वाली भी एक सेल कहला जाएगी। तो 6 टोटल, ये 3 6 हो गई, और बीच वाली एक 7, तो 7 कोशिकीय होता है। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 7 कोशिकीय। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आएगा।